तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो 4 अगस्त आपको मैंने कहा था कि 4 अगस्त को सुबह के 4 एएम हो चुके हैं और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सुबह के 4 एएम पे हम आपके लिए स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। तो 4 अगस्त के दिन 4 एएम पे हम लोग हाजिर हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने कल ही कह दिया था कि सुबह में आप लोग क्लास को देखकर ही एग्ज़ाम हॉल में जाना, क्योंकि बहुत बड़ा बेनिफिट आपको सुबह के 4 एएम वाली क्लास को देखने के बाद से होने वाला है। तो आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, इस क्लास को बिल्कुल ही आप अंत तक देखना, क्योंकि 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को कराऊँगा। और जिस तरीके से कल का पेपर हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पूरा का पूरा प्रश्न हम लोगों के यहाँ से फँसा था और आगामी भी आप लोगों के आज भी फँसेंगे, आगामी दिनों में भी आपको बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न रेलवे वाले पूछ रहे हैं ग्रुप डी में, बिल्कुल सेम पैटर्न से और उन्हीं टॉपिकों को ही हम यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे हमने कहा था कि सुबह के 4 एएम पे हाजिर हो जाएंगे, तो आपका दायित्व तो बनता है कि कम से कम इस क्लास को 100 तो लाइक आप कर ही सकते हो। 100 लाइक ही करना है, ताकि इससे बेहतर क्लास जिनका आगामी दिनों में पेपर होने वाला है उनके लिए हम प्रोवाइड बिल्कुल करते रहेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक कर लो, और जिनका भी पेपर अभी बाकी है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है? तो चलिएगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग ने लाइक कर दिया होगा, और सुबह के टाइम है तो आप लोग एक बार शेयर कर दो सभी अपने अपने ग्रुप में, ताकि सब लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पूछा जाएगा विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल 100% ये आना तय है आपके एग्जाम हॉल में। ये किस शिफ्ट में पीछा पूछा जाएगा ये हमें पता नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, किसी न किसी शिफ्ट में ये आएगा। इसकी गारंटी है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये आप लोग याद कर लो। कहीं न कहीं आपको एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। आप अगर ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आप याद रखोगे, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा जो है विटामिन मदद करता है। क्वेश्चन नंबर दो, दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को आप लोगों को बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, खास करके इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त का जो है थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आपको याद रखना है विटामिन के जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है, विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर तीन, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, और जितने भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं वो पेपर से पहले पेपर कर रहे हैं, ये 100% आप पेपर को ही मान के चलो, ठीक है? और जितना हो सके आप बेहतर यहाँ पे कोशिश करो स्कोर लाने का, ताकि वहाँ पे भी बेहतर ही होने वाला है, इसमें किसी तरीके के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो सतलुज जो है, सतलुज नदी आपको याद रखना है, सतलुज। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है आपका चौथा, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। ये तो स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, ये कई बार आपके एग्जाम हॉल में पूरा जो 21 अगस्त है उसमें ये कई बार रिपीट होगा प्रश्न, ठीक है? तो आपको ध्यान पूर्वक इसको याद रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार है ये जो है आप लोगों के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि घेघा रोग जो है मैंने कई बार जो है क्लास में बताया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आयोडीन की कमी से। तो ये आगामी भी दिन में पूछा जाएगा, और आज के तीनों शिफ्ट में बहुत ज़्यादा चांस है ऐसे प्रश्न आने के, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर छठा,
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए आपको तीनों ही खोज याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने एक आपको रास्ता बता दिया इलेक्ट्रॉन का खोज, तो आप तीनों को ही अच्छे तरीके से याद कर लोगे। जे टॉमसन, जे टॉमसन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है इलेक्ट्रॉन का खोज। ठीक है, मैं फिर कह दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि सुबह में आपके लिए कोई 4 AM पे यार क्लास ले रहा है, तो इसके पीछे कितना मेहनत लगा है, क्वेश्चन को सेट किया गया है, क्वेश्चन को एक एक टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है उसको तैयार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके एग्जाम के लिए हमने कर रखा है, तो कहीं ना कहीं एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका एग्जाम किस डेट को है। ठीक है, सभी लोग बता दीजिएगा। और जिनका आज है तो गुड ऑफ लक, आप जो है बिल्कुल बेहतर करके आएंगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया और इनका जो है महत्तम समापवर्तक 4 है, इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक क्या होने वाला है, ये प्रश्न है। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम हॉल में टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए गणित का प्रश्न है और कहीं ना कहीं गणित में आपको ज़्यादातर प्रश्न जो है घुमाव ही दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 25 में 25 जो है अगर आपको करना है, तो कहीं ना कहीं मैंने गणित के स्पेशल 25-25 क्वेश्चनों का प्रेस्टिक सेट करा रखा है, मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए। 25/25 आप बिल्कुल ला सकते हो। और कल से गणित का भी स्पेशल क्लास आएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का 18-20 तक ही पहुंच रहे हैं गणित में। तो जिन्होंने क्लास नहीं कर रखा उनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा दे रहा है जो थोड़ा सा जो है टफ है, और उसके लिए आपको क्लास करना पड़ेगा। जैसे कि ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे जैसे 3 है और यहाँ पे 4 है अनुपात में, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 3x और 4x। इसका जो है महत्तम समापवर्तक अगर हम HCF निकालने जाएंगे, तो HCF 3 और 4 का कितना होता है, 1 होता है। और x दोनों में कॉमन है तो x होगा, अर्थात x ही होगा, एक तो लिखा नहीं जाता है। इसने कहा है भाई साहब HCF जो है 4 है, हम कह रहे हैं x का वैल्यू 4 है। अब यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हम जो संख्या बनाएंगे यहाँ पे 3 रखेंगे, या इसका हम डायरेक्ट किस क्या पूछा है, एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 12x बताओगे। तो 12 और x का वैल्यू कितना है, 4, तो 12 चौका कितना आ जाएगा, 48। मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो या संख्या निकालोगे यहाँ पे, 4×3 = 12, फिर 4×4 = 16, फिर उसका एलसीएम निकालोगे तो 48 ही आएगा। तो डायरेक्ट ही बना लो ना भाई, टाइम बचेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो क्वेश्चन नंबर 5वें को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हैं। बात की जाए यहाँ पे कि जो है यहाँ पे लाभ हानि दोनों दिया गया है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका कंडीशन क्या होता है। अगर लाभ होता है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का कोई सामान है, तो लाभ होगा तो हम कितने में बेचेंगे, 10% का लाभ, अर्थात 110 में बेचेंगे तभी तो फायदा होगा। अगर मान के चलते यहाँ पे हमें हानि होता है 10% का, तो हम इसको कितने में बेचे होंगे, 90 में बेचे होंगे। इसने कहा है वस्तु को 450 में बेच दिया गया है, तो हमें हो गया है 10% का हानि। तो हम खरीदे कितना में है, 100 में खरीदे हैं, अब बेच दिए हैं 90 में। अब उसने कहा 10% का लाभ कमाना है, मैंने अभी बताया कि 100 वाली सामान हम बेचेंगे कितना में, 110 में। तो 110 और बटा में हो जाएगा 100, 110 और बटा हो जाएगा आपका 100। क्यों, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे 100 वाली जो सामान है वो हमने कितना में बेच दिया है, 110 में, तभी तो जो है 10% का हमें प्रॉफिट होगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 5×9 = 45 हो जाएगा। 5 में 11 से गुणा करोगे, 11×5 = 55, अर्थात 550 रुपया जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, स्टार लगा लो। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन में बाधा डालता है। ठीक है, हम उन्हीं प्रश्नों को करा रहे हैं जो आपको सुना सुनाया है, पर ये एग्जाम हॉल में आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है गांधी इरविन समझौता 1900
31 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। ओजोन परत किस वायुमंडलीय जो है परत में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10वें के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग कि जो है ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को, आप खुद से प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें मेरे साथ। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पलक जल पलक जल मरुस्थल यहाँ पे किन दो देशों के बीच होता है? पलक नहीं होता है, पाक, इसको पाक करो। पाक जल मरुस्थल किन दो देशों के बीच में किन दो देशों को अलग करता है? अलग करने वाली बात पूछ रहा है पाक मरुस्थल। तो जो पाक मरुस्थल है ये जो है आपको भारत और श्रीलंका के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जो है खनिज आवश्यक है? मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपका एग्जाम है और मेहनत हम कर रहे हैं पूरे रात भर और सुबह के 4 AM पर आपके लिए हम क्लास ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका यार सपोर्ट तो मिलना चाहिए। अगर लाइक एक कर देते हो तो हम मोटिवेट होते हैं कि भाई आपके लिए आपको जो हम क्लास दिए हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और इससे भी आगे बेहतर हम क्लासेज कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हृदय की जो धड़कन है इसको जो है हम लोग पोटेशियम के द्वारा, पोटेशियम इसका संकेत क्या होता है? खनिज द्वारा आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए का कुंडलित मॉडल किसने दिया था? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आप लोग बताइएगा। डीएनए द्वारा द्विकुंडलित, अब देखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। डीएनए द्विकुंडलित मॉडल जो है आप लोगों को 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है, वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताइएगा। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% ये प्रश्न छपने वाला है, किसी भी शिफ्ट में छपे पर छपेगा जरूर। तो जाइलम आपको याद रखना है, जब भी पूछे जल का परिवहन तो जाइलम से, और भोजन का पूछेगा तो फ्लोएम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो इस प्रश्न पे। आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं तंग करेगा, पर अगर आप बेहतर तरीके से देख लेते हैं कि विद्युत धारा मापने की इकाई, विद्युत धारा मापने की इकाई जो है एम्पियर है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। विद्युत धारा जो है एम्पियर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले जो है जीतने वाले को यहाँ पे 60% वोट मिले और वह जो है 1600 वोटों से जो है जीत गया है। तो कुल कितने वोट पड़े थे? ये जो है चुनाव वाले प्रश्न तो आपको गणित में काफी ज्यादा परेशान करते हैं, अजब कि होते बहुत ईजी है, होते बहुत ईजी है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना तो ये आपके लिए कठिन है। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को जान जाओगे तो ये आपको इजी लगेगा। जैसे इस क्लास में देख लो आप, इसमें कह रहा है कि भाई साहब दो लोग हैं, एक उम्मीदवार हो गया पहला ये और दूसरा वाला ये हो गया। भाई साहब इसने कहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला मान लो जीता हुआ पहला वाला व्यक्ति, इसको 60% मिला, तो हार गया होगा उसको मिला होगा 40% ही वोट। इतना तो कंफर्म हो आप, इतना तो कंफर्म हो, इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि टोटल परसेंटेज 100 का है। अगर किसी को 60% मिला है तो किसी को 40% मिलेगा। यदि वह 1600 वोटों से जीता हो,
हम अब देख रहे हैं यहाँ पे इसको और इसका वोट परसेंटेज में हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है 20%। लेकिन इसने कहा भाई साहब यहाँ पे जीता गया है 1600 वोटों से। तो हम यहाँ से काटेंगे 1% का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना का 16, 80। पर हमें टोटल परसेंटेज देखना है, टोटल वोट कितना पड़ा है तो 60 और 40 80 गुणे 100 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8000 जो है वोट। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिनने बताया गुरु शिखर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ध्वनि तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की जो है चाल बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने बी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, देखिए मैंने परमाणु के बारे में बेहतर तरीके से क्लास में बता रखा है कि परमाणु के नाभिक में जो होता है ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक जो क्रम है वो हमें बताना है। देखिए हमारे पास है दही, घास, मक्खन, दूध और गाय। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से कल भी पूछा गया था, ठीक है। और इसको सजाना है तो सबसे पहले इसमें आप देखो कि सबसे पहले इसमें काम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें चाहिए आपको गाय, भाई साहब गाय रहेगा तब भी दूध, दही, मक्खन जो भी है आप बना सकते हो। और गाय के बाद से क्या गाय करेगी, घास खाएगी, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा ना। और जब घास खाएगी तो वो देगी क्या चीज़, दूध, मतलब चौथा इसके बाद आएगा। दूध देने के बाद से आप क्या करोगे, दही बनाओगे, मक्खन बनाओगे, क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा उसके बाद से, तो आप कहोगे उसके बाद से बनता है दही। दूध से क्या बनता है, दही। दूध से क्या बनता है, दही बनता है, और दही से मक्खन उसके बाद से बनता है अंत में, ठीक है। तो 3 अंत में होना चाहिए, केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। मैं फिर एक बार याद दिला दूं, ये क्लास रेगुलर सुबह के 4 AM पे प्रोवाइड होगा, जिस जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा। फिर से आपका शाम को ये क्लास रहता है 8 PM पे आपको, और एक क्लास दोपहर के 2 PM पे होता है, और एक क्लास आपको 10 AM पर भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्लासेज है, अगर आप कर लेते हो डेली डेली तो बहुत बड़ा स्कोर करोगे ग्रुप डी में। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगामी दिनों में है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्लास को लाइक कर लो। इसके बेनिफिट आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद दिखाई देगा, जब डायरेक्ट प्रश्न आपको यहाँ से फंसेंगे तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10 और सी का अर्थ यहाँ पे दिया गया है, सी का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा लिखेंगे 4। फिर ए का अर्थ होता है यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिखो 4। फिर बी का अर्थ यहाँ पे क्या है, -6, तो -6। अब यहाँ पे देख लो 10 चौका 40 प्लस यहाँ पे 4 माइनस का 6, 40 4 44, और 44 में से 6 जब हम माइनस करेंगे तो 44 में से 6 जाएगा 38, जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया है शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि सिकंदर ने भारत पर जो है 326 ईसा पूर्व जो है आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपको याद रखना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं देखना, ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इसे आप जो है याद कर लीजिए इसी क्लास में। मैं इसीलिए दो दो बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप जैसे एग्जाम में जाओगे तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं फट दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। लौ एवं रक्त की जो नीति है आप लोगों को याद रखना है, ये जो है आपका बलवंत ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी। तो बिल्कुल राइट उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है आप लोगों को कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं। और जिन्होंने भी बताया है हरि हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोगों से जब भी ये पूछेगा तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे सेलुलोज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। जिन्होंने डी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए और देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछेगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए साइंस के प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो फंसेगा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। जब ये आप लोगों के सामने आएगा तो आपको डायरेक्ट एक ही शब्द बताना है कि ये जो है आपके राइबोसोम में होता है। इसका संश्लेषण प्रोटीन का जो है राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनने बताया है रंध्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? ये तो 100% आपके एग्जाम हॉल में आना तय है, ठीक है, याद कर लो। कहीं ना कहीं आपको कई शिफ्टों में ये पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध। आप बिल्कुल स्टार लगा लो कि ये जो है सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो 12:23 के अनुपात में
हो जाती है। संख्याएँ क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखिए आपका अगर कोई हेल्प कर दे सुबह के 4 एएम पे, तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए वो कितना मेहनत किया होगा। इतना क्लास में क्वेश्चन सेट करना, फिर आपको जो है उसको टाइप करना, फिर जो है आपके क्लास ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक लाइक आपसे जो है उम्मीद तो रखते ही हैं हम। चलिएगा, अब जो है हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। 3 और 4 के अनुपात में है, तो हम मान लेते हैं 3:4, 3:5 है ना, तो 3 बट्टा 5 हम कर लेंगे अनुपात, और इसमें से प्रत्येक में से 9 घटाना है, तो हम यहाँ से 9 घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 12:23। बना लो यहाँ से 13 तिया 39, 13 तिया कितना हो जाएगा 39x माइनस 13 9 117 बराबर, ये हो जाएगा 12 25 60 और माइनस 12 9 108। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 23 है भाई साहब, यहाँ पे 23 है हम लोगों के सामने, ये 13 नहीं है भाई साहब, 23 है। यहाँ से 23 तिया 69 होता है ना, 23 तिया 69, ये तो भाई साहब गलत हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर रखी थी। ये 23 से गुणा होगा, 23 तिया 69, फिर 23 9 3 9 27 के साथ 9 दूना 18 और 2 20। अब इससे सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो ये इधर आएगा, तो उन 69 में से 60 घटेगा 9x, और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 207, 207 में से 8 घटेगा, ये बचेगा 99, ये 9 के पहाड़ में कट जाएगा 11। हमसे पूछा गया है तो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं देख लो, ये 3 है तो 3, 11 तिया 33 और 11 5 55, 33 55 जो है ये संख्याएं हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइएगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 6 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे सिंपल तरीके से समझो, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, √3/4, और भुजा स्क्वायर होता है, यही तो होता है, आप लोगों ने अगर फॉर्मूला याद रखा है तो ये हो जाएगा √3/4। भुजा कितना दिया है, भुजा देख लो 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर लो, 6 × 6। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 3 3 वर्त में कट जाएगा 2 के पहाड़े में, तो 3 में 3 से गुणा करो, 3 3 का 9, √3 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है प्रकाश की चाल निर्यात में कितनी होती है, प्रकाश की चाल निर्यात में कितनी होती है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप बताएंगे कि प्रकाश की चाल निर्यात में कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है 3 × 10⁸ प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एसआई यूनिट से प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है, हर एक शिफ्ट में, तो आपके भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे, बिल्कुल क्लियर रहिएगा। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक पूछेगा तो आपको ओम लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ये भी बहुत खास प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किसका बना होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे टंगस्टन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 36 के जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 37, 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 37, 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि जो है काइटिन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
श्रृंखला को पूरा करें, जो दिया गया है श्रृंखला उसको पूरा करना है, आपको अगला पद बताना है। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 7 से 25 पे जाना है, 7 से 25 कब होगा, जब हम इसमें 18 जोड़ सकते हैं फिर, ठीक है। 25 से 61 पे जाना है, तो आप कितना जोड़ोगे, 36, ठीक है जी, लॉजिक तो लग रहा है बन जाएगा। फिर यहाँ पे कितना जोड़ेगा आदमी, 60, तो इसके आगे कितना जोड़ेगा हमें अब पता नहीं है भाई साहब। अब लॉजिक देखो, 18 से 36 पे जाना है, 18 प्लस किया है, 36 से 60 पे जाना है, 24 प्लस किया है, इसके आगे हम कितना प्लस करेंगे, 18, 6 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, अर्थात 30 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, यहाँ पे 90 जोड़ना पड़ेगा, तो ये जोड़ लो, 1 हो जाएगा, और 9 12 21, कितना आ गया भाई साहब, आपका आ गया 211। बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है शब्द क्रिएक्शन के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे देखिए क्रिएक्शन जो शब्द है इसे कौन नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पे बनाने वाला नहीं, नहीं बनाया जाने वाला। तो देखिए यहाँ पे REAC है, ये है, टी भी है तो ये तो बन जाएगा, दूसरा वाला ये भी बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए CREATE, TE ये भी बन जाएगा, TREAT, ये देखिए टी 2 बार दिया है, इसमें टी 2 बार है नहीं है, तो अर्थात हम ऑप्शन नंबर डी को नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है गुरु गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वत्रिक नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत खास है, बताएंगे सभी लोग कि जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया है, किसने दिया था। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं न्यूटन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपको न्यूटन याद रखना है। जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं न्यूटन, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, ठीक है, किसी भी दिन किसी भी टाइम में अगर आपका एग्ज़ाम है तो बिल्कुल आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि बिल्कुल फ्री में जो है हम आपके यूट्यूब पे क्लास और उसके पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप एक सीट पक्का कर सको, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी वाले हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।